नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने परिसर में स्थित श्री दुर्गा मंदिर में वैदिक मंत्रों के बीच कलश स्थापना की और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देवी मां विश्व जगत में सबका कल्याण करे। और वहीं आपको बता दें कि कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री हर बार की तरह गोरखपुर में ही रहकर देवी की पूजा अर्चना करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शक्ति और विजय की प्रतीक जगत जननी मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की कृपा हम सभी पर बनी रहे और मां के आशीर्वाद से सभी से सृजनशीलता का संचार हो और सबका जीवन सुख में बने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश ने आज मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी है और यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया गया है और उसने समय मांगा है और हमने कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। अगर तब तक पेश नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने हरीश साल्वे से पूछा कि आरोपी को पेश होने का अनुरोध करने की क्या जरूरत है, जिसके बाद साल्वे ने जवाब दिया कि अभी गोली के सबूत नहीं मिले और तथ्य देखे जा रहे। अगर सबूत साफ हो तो सीधे हत्या का केस बनेगा। और इसके बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेंच का साझा मत है और हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। अगर आरोपी कोई आम आदमी हो तो क्या यही रहेगा। और इसके बाद यूपी सरकार के वकील साल्वे ने कहा कि गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। और वहीं चीफ जस्टिस और रमन्ना ने कहा कि पोस्टमार्टम की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं थी। इस पर साल्वे ने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि जजों के मन में क्या है और मैं मानता हूं कि जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसके बाद सीजेआई ने कहा कि यह हमारे मन की बात नहीं है, हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं इस पर है। और साल्वे ने आगे कहा कि कल तक सारी कमी दूर कर ली जाएगी। और चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपकी एसआईटी में कौन है और सब स्थानीय अधिकारी है और यही दिक्कत है, क्या राज्य सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। और इस पर साल्वे ने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन आपका दशहरा छुट्टी तक प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद जरूरी लगे तो सीबीआई को जांच सौंप दी जाएगी। और सीजीआई ने कहा कि हम आपका आदर करते हैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहे और सीबीआई भी कोई हल नहीं है और आप जानते हैं क्यों, हमें क्यों और तरीके देखना होगा और छुट्टी के बाद मामला देखेंगे और तब तक आपको हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना है और आप तेज कार्रवाई करें और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन्हें हटाइए। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है और मामले छुट्टी के तुरंत बाद सुनवाई के लिए लगाया जाए और 20 अक्टूबर को ये मामले लिस्ट में सबसे पहले लिया जाएगा। लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अब कल सुबह 11 बजे तक पूछताछ के लिए बुलाया गया और आशीष मिश्रा के घर पर पुलिस ने दूसरा नोटिस चिपका दिया है। और लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 3.5 घंटे बीत जाने के बाद भी वो पुलिस पर नहीं पहुंचा। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आशीष को 10 बजे पेश होने का समय दिया था, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा और किसानों को कार से कुचलने के मामले में समन मिला है। और वहीं लखीमपुर की हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार घटना की तह में जा रही है और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं और किसी के दबाव में कार्रवाई भी नहीं करेगी। और योगी ने यह भी कहा कि जो लोग लखीमपुर आए थे वो कोई सद्भावना के लिए नहीं आए थे। योगी के मुताबिक कुछ चेहरे ऐसे भी शामिल थे जो उपद्रव और हिंसा में शामिल हो सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई और उत्तर प्रदेश ने आज मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी है।
और यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया गया और उसने समय मांगा और हमने कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया। अगर तब तक पेश नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा। लखीमपुर घटना के आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के नेपाल फरार होने की खबरों को उसके रिश्तेदार ने गलत बताया और रिश्तेदार ने बताया कि आशीष मिश्रा नेपाल नहीं भागा। उसके रिश्तेदार अभिजीत मिश्रा ने दावा किया है कि आशीष मिश्रा फिलहाल लखीमपुर में ही है और वो जांच में सहयोग करेगा। और वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ नेपाल भाग गया और दोनों की लोकेशन नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिली है और पुलिस से जुड़े सूत्रों ने इसका खुलासा भी किया था। और वहीं आशीष को आज पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। पूछताछ के लिए उसके घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया है और वहीं पूछताछ के लिए आशीष को पुलिस लाइन सुबह 10 बजे बुलाया गया था और जांच कमेटी के अध्यक्ष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल पुलिस लाइन में। और उधर सूत्रों ने यह भी बताया कि जिस थार ने किसानों को कुचला था, आशीष मिश्रा उस थार में मौजूद नहीं था। हालांकि आशीष उस काफिले में जरूर था और सूत्रों ने बताया कि आशीष मिश्रा थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर कार में था और फॉर्च्यूनर में आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ था। और हादसे के बाद भीड़ ने फॉर्च्यूनर में भी तोड़फोड़ कर उसे भी आग के हवाले कर दिया था। और वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए आज उसके घर के बाहर दूसरा नोटिस चिपकाकर उसे शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा बेटा कल पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान देगा और ये बीजेपी की सरकार है जिसमें निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें कानून पर भरोसा है और मेरा बेटा बेगुनाह है। और आशीष मिश्रा के पुलिस के सामने पेश न होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होंगे और मेरे बेटे को कल नोटिस मिला और कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कल पेश होकर अपना कथन जांच एजेंसी के सामने दूंगा और वो निर्दोष है। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर बाद भी आशीष मिश्रा के घर के बाहर चिपका नोटिस में कहा गया है कि शनिवार को करीब 11 बजे अपराध शाखा कार्यालय पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। अगर आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इससे पहले पुलिस ने गुरुवार की शाम उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाकर आशीष को शुक्रवार सुबह 10 बजे हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन शुक्रवार को पुलिस लाइन में वो नहीं पहुंचा जहां उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया था। और वहीं लखीमपुर घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कड़े तेवर दिखाते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि 12 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो 12 तारीख के बाद देश भर में किसान आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हिस्ट्री शीटर देश का गृह राज्य मंत्री नहीं हो सकता और उनका इस्तीफा होना चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लखीमपुर घटना पर राकेश टिकैत ने कहा कि वहां 5 लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार ने उन्हें मुआवजा दे दिया है। मरने वालों में किसान और पत्रकार भी है और उनको इंसाफ तब मिलेगा जब उनकी गिरफ्तारी होगी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी का इस्तीफा होगा। और राकेश टिकैत ने कहा कि सभी पार्टी के लोगों को वहां जाना चाहिए और परिवार की मदद करनी चाहिए और हम आंदोलन को संघर्ष से समाधान की ओर लेकर जाते हैं और सरकार आंदोलन को समाधान से संघर्ष की ओर लेकर जाती है और हम में और पॉलिटिकल पार्टियों में यही अंतर है और बातचीत से ही समाधान होगा। और दिल्ली में भी बातचीत हुई है और हमने सरकार को बार बार कहा कि फिर बातचीत करो, सरकार से बातचीत होगी, जिनकी सरकार है उनसे ही बातचीत होगी और उन्हीं अधिकारियों से बातचीत होगी। और वहाँ 3 कमेटियाँ थी, परिवार, रिश्तेदार और किसान संगठन, और उधर अधिकारियों की 3 कमेटियाँ थी
और प्रमुख सचिव, एडीजी, डीएम और एसएसपी और 6 कमेटियों में समझौता हुआ। लगातार वार्ता चली और करीब 10,000 लोग इस वार्ता में शामिल थे और इस समझौते में जो लोग वार्ता में मौजूद थे वो संतुष्ट है और हम उन्हीं के साथ हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि करीब 6 घंटे में ये समझौता हो पाया है और लगातार वार्ता चली। करीब 10,000 लोग इस वार्ता में शामिल हुए और इस समझौते से वहां पर जो लोग मौजूद थे वहां संतुष्ट है और हम तो उन्हीं के साथ में। और किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और जो भी इस तरह की घटना करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। गाड़ियां जानबूझ के पब्लिक के ऊपर चढ़ाई गई और एक चढ़ सकती थी और दूसरी चढ़ सकती थी, तीसरी नहीं चढ़ नहीं सकती और तीनों गाड़ियां उसी डायरेक्शन में पब्लिक को रोनती हुई गई है। अगर वो गाड़ी सही सलामत आगे तक जाती तो उनसे पुलिस के लोग बचे। पुलिस ने उस गाड़ी को रोका और उनके वीडियोस भी हैं और पुलिस को उन्होंने कहा कि पहला अटैक उनके ऊपर था, वो तो हम लोग बच गए और उन्हें रोकने की कोशिश की और वो पीछे हट गए क्योंकि वो ट्रेनिंग शुदा लोग होते हैं और उनका चेहरा पुलिस की गाड़ियों की तरफ था और जो हमारे लोग थे, किसान थे और वो विपरीत दिशा से आ रहे थे और उनका पीछे से आने से हिट कर गई। और संदेश ये है कि शांतिपूर्ण रखो हमारा आंदोलन और संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा और सरकार ये चाहती है कि यह आंदोलन समाधान से संघर्ष की तरफ इसका मुंह हो और इनसे बचना है। और 45 लाख रुपए मुआवजा अभी तक दिया और वो अलग अलग जब देश से सभी अभी तक उनको घोषणाएं और होंगी और 1.5 करोड़ रुपए की घोषणाएं उनकी और हुई है और जगह से भी उम्मीद है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाएं वो कुछ ना कुछ परिवार वालों के लिए लेकर जाएं और वो परिवार निहायत गरीब, उनके पास में कुछ नहीं है। लखनऊ में फेसबुक, इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती के बाद युवती ने जब रिश्ता बढ़ाने से इनकार किया तो आरोपी युवक ने युवती के चेहरे पर ब्लेड से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया और आनन फानन में युवती को ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है और पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। और जानकारी के मुताबिक लखनऊ की जानकीपुरम थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ग्रेजुएशन की छात्रा है और उसकी शुभम से इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई और बातचीत भी होती थी और शुभम के इरादे नेक ना जानकर युवती ने दूरी बना ली थी और युवती अन्य दोस्तों से भी बात करती थी जिस पर शुभम आपत्ति जताता था और युवती ने शुभम के इरादे जानकर उससे दूरी बना ली थी। और घटना के दिन युवती अपने घर से किसी काम से निकली थी कि अचानक आरोपी युवक ने पहुंचकर ताबड़तोड़ ब्लेड से चेहरे पर वार कर दिए और युवक ने यह भी कहा कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होने दूंगा और जिसके बाद वो फरार हो गया और घायल युवती को ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। और वहीं डीसीपी नॉर्थ जोन देवेश पांडे के मुताबिक आरोपी युवक का नाम शुभम है और वो युवती के पास में ही रहता है और कुछ समय पहले दोनों में बातचीत होती थी लेकिन युवती की मना करने के बावजूद भी वो लगातार युवती के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था। और डीसीपी नॉर्थ जोन देवेश पांडे ने आगे कहा कि इस तरीके का इंसिडेंट ब्लेड से वार किया है और परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसकी तलाश भी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। और वहीं यूपी पुलिस किस तरह निर्दोष लोगों का फर्जी तरीके से एनकाउंटर कर वाहवाही लूटने का प्रयास करती है और इसकी एक और मिसाल देखने को मिली चित्रकूट में जहां यूपी की ठोको पुलिस ने तारीफ बटोरने के चक्कर में 31 मार्च को एक निर्दोष युवक भालचंद्र यादव को 25,000 का इनामी डकैत बताकर मार डाला था और पुलिस ने उसे आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। और अब स्पेशल कोर्ट ने इस केस में तत्कालीन एसएसपी, एसटीएफ जवानों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। और पुलिस के हाथों मारे गए भालचंद्र यादव के परिजनों का कहना था कि वो सतना जिले में पेशी के लिए गया था और कोर्ट में पेशी भी हुआ था और जहां रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर भी मौजूद है और वहां से घर लौटते समय चित्रकूट पुलिस और एसटीएफ ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और बुरी तरह मारने पीटने के बाद उसके जिस्म में कई गोलियां उतार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। और अपनी इस कारगुजारी को छुपाने के लिए चित्रकूट पुलिस
पोस्टमार्टम कराने के बाद भालचंद्र यादव का शव उसके परिजनों को किसी भी हाल में सौंपने के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस उन पर दबाव डाल रही थी कि उसके शव का अंतिम संस्कार पुलिस की उपस्थिति में पोस्टमार्टम हाउस के बगल में ही बने अंतिम संस्कार स्थल में करना पड़ेगा। और भालचंद्र यादव के परिजनों ने सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी से अपना दुखड़ा रोया था, जिसके बाद विधायक खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे और काफी बहस हंगामे और विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के हस्तक्षेप के बाद चित्रकूट पुलिस ने मृतक के परिजनों को शव सौंप दिया था। और जब अंतिम संस्कार के पहले परिजनों ने उसकी लाश मुआयना किया तो पाया कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था और उसके हाथ की हड्डियां तक टूटी हुई थी और प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे। और मृतक के पिता ने चित्रकूट पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में अपने बेटे को मार गिराए जाने के खिलाफ तमाम फॉर्मों सहित न्यायालय में गए थे और 6 महीनों की भागदौड़ के बाद अब जाकर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र चित्रकूट कोर्ट ने मामले में 156 के तहत तत्कालीन एसपी अंकित मित्तल और एसटीएफ के कर्मियों सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। और वहीं यूपी मेरठ शहर के चर्चित अमित आत्महत्या प्रकरण में सीसीटीवी की फुटेज स्पष्ट होने के बाद पूरी कहानी बदल गई है और अब तक जो पुलिस भी पिंकी द्वारा खुद गर्दन पर कटर मारने के दावे कर रही थी वही अब बैकफुट पर आ गई है। और फुटेज से जो खुलासा हुआ है उसमें अमित के पिता रामकिशन बंसल का दागदार चेहरा सामने आया। बेटे की आत्महत्या के बाद रामकिशन ने बहू को पहले लात घूंसों से पीटा और फिर उसकी गर्दन पर कटर चला दिया और पिंकी तड़पती रही, लेकिन रामकिशन का कलेजा नहीं कांपा। फुटेज और एसआईटी की जांच में सच सामने आने के बाद पुलिस ने पिंकी के पिता की तहरीर पर रामकिशन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और लेकिन रात 1 बजे तक भी उसे हिरासत में नहीं लिया गया। शास्त्री नगर में इंटीरियर डिजाइनर अमित बंसल की आत्महत्या में अहम सबूत के तौर पर सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने दिल दहला देने वाली हकीकत बयां की है और इस फुटेज को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि परिवार में रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए थे। फुटेज के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अमित की आत्महत्या करने के बाद जब पिंकी वहां पहुंची तो फंदे पर झूलता देख उसे उतारने की कोशिश की और बहुत देर तक कशमकश के बाद भी फंदा नहीं खुला तो उसने पेपर कटर से फंदा काट दिया और अमित का बेजान शरीर नीचे गिर गया था। और पिंकी को यकीन नहीं हुआ कि अमित की मौत हो चुकी है और वो उसके शरीर को बार बार हिलाती रही, चिल्लाती चीखती रही और फिर उसे एहसास हुआ और फिर फुटेज में नजर आ रहा है कि जब पिंकी को लग गया कि अमित जब अब जिंदा नहीं है तो उसने पहले उसी फंदे को अपने गले में डालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं। इसके बाद उसने कटर से अपने हाथ की नस काट ली और अमित के साथ लिपट कर रोने लगी और इस सारे वाक्य के दौरान अमित की मां कोने में खड़ी चुपचाप सब देखती रही। और इसी दौरान 8 महीने की पोती इक्का वीरा को गोद में लेकर रामकिशन वहां पहुंच गया और उन्होंने जाते ही अमित के शव से लिपटी लहूलुहान पिंकी को पूरी तरह लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद रामकिशन ने जमीन पर पड़ा कटर उठा लिया और फुटेज में यहीं से धुंधलापन है और लेकिन मौका वारदात का सीन यह स्पष्ट कर रहा है कि रामकिशन द्वारा उठाया गया कटर फेंका नहीं गया था और पिंकी की गर्दन पर उसी से वार किए गए, क्योंकि पहली फुटेज में पिंकी ने सिर्फ अपने हाथ की नस काटी और गर्दन पर वार रामकिशन ने ही किए।